व्यू ऑन माय यूट्यूब चैनल सरकारी भारत। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं, जैसा कि आप सभी को पता है, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, जिसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भी आपके आने लगे हैं। तो आपका जो एग्ज़ाम है वो एग्ज़ाम डेट दिसंबर के महीने में है, जैसा कि आप सभी को पता है, प्रस्तावित की गई है। क्लियर है। तो अगर आप भी सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट के एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं, आपको पता है कि 150 मार्क्स का ये आता है पेपर 1 और पेपर 2, जिसमें पेपर 1 की बात करें और पेपर 2 की बात करें तो 150 नंबर के पेपर में 30 नंबर की इंग्लिश आती है, जिसमें 15 नंबर का आपका ग्रामेटिकल पोर्शन होता है पैसेज सहित। बाकी का आपका जो पोर्शन होता है वो आपका पेडागॉगी बेस्ड होता है। क्लियर है। तो प्रीवियस ईयर इंग्लिश का जो पेपर है वो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। इंग्लिश आपको इस वीडियो के अंदर कराई जाएगी, क्योंकि जो आपकी इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर हैं उन सभी पेपर्स का सॉल्यूशन आपको कराया जा रहा है। क्योंकि आपको सभी को पता है कि सीटेट जो है वो आपको क्वेश्चंस का रिपीटेशन बहुत ज़्यादा करता है। अगर आप इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को भी करके जाएंगे तो आपका 120 प्लस कम से कम स्कोर एक कम समय में ही, लगभग 1 से 2 महीने में ही आप इतना स्कोर 120 प्लस का स्कोर यहाँ पर कर पाएंगे। क्लियर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को अपने पहले प्रश्न के साथ। पहला क्वेश्चन आपका पैसेज से रिलेटेड है। हर पेपर में मतलब 2 पैसेज पूछे जाते हैं, एक प्रोज से रिलेटेड और एक पोइट्री से रिलेटेड भी यहाँ पर पैसेज पूछा जाता है, उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस भी दिए होते हैं। क्लियर है। तो अगर आप केबीएस की तैयारी कर रहे हैं, DSSB की तैयारी कर रहे हैं, यूपी सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, या फिर किसी अदर स्टेट टीचर बनना चाहते हैं, कहने का मतलब ये है, तो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को अपने पहले प्रश्न के साथ। चलिए सबसे पहले पैसेज को देखते हैं, क्या है पैसेज। पैसेज है, योर बॉडी इज मेड ऑफ 60% वाटर। जो आपकी बॉडी है वो 60% वाटर से बनी हुई है, 60% लिखा है। एंड लॉस, देखिए आपका पैसेज के अंदर जो भी चीज़ लिखी है उसे आपको 100% ट्रू मान के चलना होगा। आप ये नहीं कह सकते कि 70% बॉडी में पानी है, 56% पानी है, ऐसे नहीं बोल सकते। जो आपके पैसेज में दिया है आप उसे ही 100% ट्रू मान के चलेंगे। तो योर बॉडी इज मेड अप ऑफ 60% वाटर, 60% इसके अंदर पानी है। एंड और यू लॉस द एसेंशियल फ्लूड एवरी मिनट ऑफ एवरी डे। आप क्या करते हो, लॉस करते हो जो आवश्यक फ्लूड है, तरल पदार्थ हैं, उनको प्रत्येक मिनट प्रत्येक दिन। एज यू ब्रीथ, अपनी सांस के रूप में, डाइजेस्ट पाचन के रूप में। एंड होपफुल वर्क ऑफ स्वीट, जो होपफुल वर्क ऑफ स्वीट होते हैं मतलब आप जो आशा करते हैं मीठी चीज़ों का, अच्छी चीज़ों को खाने के लिए, जो आप अच्छे कार्य करते हैं उनमें वो क्या है, निकल जाता है। मतलब आपका जो तरल पदार्थ है 60% वाटर है, एसेंशियल फ्लूड ही बचता है। उसके बाद तो एसेंशियल फ्लूड के बाद जो भी आपका फ्लूड है वो आपका पर मिनट पर डे के हिसाब से सांस के रूप में, डाइजेशन के रूप में और होपफुल वर्क ऑफ स्वीट के रूप में निकलता रहता है। इट इज़ इम्पोर्टेंट, ये आवश्यक भी है। क्यों आवश्यक है, दैट की यू पुट बैक एवरी ड्रॉप। आपको क्या करना होगा, आपको पुट बैक करना होगा एवरी ड्रॉप को, स्टार्टिंग नाउ ड्रिंकिंग 8 to 30 ml ग्लासेस ऑफ वाटर। आपने मान लीजिए कि 230 ml ग्लासेस ऑफ वाटर पी लिया एवरी सिंगल डे, दैट्स अ मिनिमम, जो कि किसी भी दिन है, जो कि मिनिमम है। योर बॉडी नीड्स डेली, जिसकी आपको आवश्यकता होती है, आपके शरीर को आवश्यकता होती है, लगभग 230 ml ग्लासेस ऑफ वाटर आपको पर डे पीना ही है। दैट इज नॉन नेगोशिएबल। शुगर सीवी हाइड्रेशन मंत्रा। मैनी टाइम्स, बहुत समय क्या होता है, व्हेन यू ड्रिंक, व्हेन यू थिंक, जब आप सोचते हो, यू आर हंग्री, कि आप भूखे हो, आप सो रहे हो, आप डिप्रेस्ड, हताश निराश हो, एंड और आप इरिटेटेड यानी कि चिड़चिड़े हो। देखिए हंग्री भूखा होता है, स्लीपी सोने वाला, डिप्रेस्ड हताश निराश होता है, इरिटेटेड चिड़चिड़े हो। यू आर एक्चुअली जस्ट डिहाइड्रेटेड। वास्तविक रूप से अगर देखा जाए तो आप डिहाइड्रेशन हो चुका है आपके अंदर, यानी कि आपका अंदर पानी की थोड़ी सी कमी है। तो ड्रिंकिंग एनफ वाटर, जैसे ही मान लीजिए कोई हताश में होता है, नींद के समय होता है, भूखा होता है, तो इरिटेटेड होता है, तो उस समय उससे क्या दिया जाता है, पानी दिया जाता है, भाई पानी पी ले। ठीक। तो ड्रिंकिंग एनफ वाटर हेल्प्स यू कॉम्बैट वाटर रिटेंशन। जो वाटर आपका डिहाइड्रेशन हुआ है उससे लड़ने के लिए, ये जो कॉम्बैट करने के लिए, आपको रिटेंशन करने के लिए आपको वाटर दिया जाता है। क्लियर। साउंड, आगे लिखा है साउंड काउंटर इनिशिएट वट थिंक अबाउट इट। क्लियर। इफ़ यू आर रनिंग अराउंड अ सेमी डिहाइड्रेट, अगर आप लड़ रहे हो सेमी डिहाइड्रेट से स्टेट, अगर सेमी डिहाइड्रेट की स्टेट में हो आप और उस स्थिति में आप लड़ रहे हो ऑल द टाइम,
योर बॉडी इज गोइंग टू हैंग ऑन टू एवरी सिंगल ड्रॉप। आपकी बॉडी क्या होगी, हैंग ऑन करने की लगेगी एक तरीके से, गिविंग यू दैट पफी अनहेल्दी एंड अपीयरेंस। आप क्या देखोगे, एक तरीके से अनहेल्दी रूप में इस तरीके से दिखोगे। व्हेन यू आर प्रॉपरली हाइड्रेटेड, अगर आप वास्तविक रूप से प्रॉपरली तरीके से क्या कर रहे हो, हाइड्रेट हो, योर बॉडी गेट्स अ मैसेज दैट ऑल द सिस्टम्स ऑपरेटिंग स्मूथली। अगर आपके अंदर पानी की कमी नहीं है, आपका हाइड्रेशन नहीं हो, डिहाइड्रेशन नहीं हो रहा है, आप हाइड्रेटिंग की कंडीशन में हो, तो आपके जितने भी फंक्शन हैं आपकी बॉडी के, वो स्मूथली वर्क करना स्टार्ट कर देंगे और कंटिन्यू हो जाएंगे, कंटिन्यू इट्स वर्क फॉर फ्लूसिंग आउट ऑफ सिस्टम एंड रीडिंग ऑफ द एक्सेस ऑफ फ्लूइड। यानी कि इस स्थिति में आपका सारे के सारे फंक्शन क्या है, एक प्रॉपरली तरीके से आपके फंक्शन काम करना शुरू कर देंगे। क्लियर। आगे थोड़ा पैसेज बड़ा है एंड अच्छा यहाँ तक हो चुका है। इफ़ योर गोल इज टू लॉस वेट, अगर आपका गोल है कि आपको वेट लॉस करना है तो वाटर इज मस्ट, तो आपको पानी की आवश्यकता होगी, मतलब पानी को थोड़ा सा यहाँ पर लॉस करना पड़ेगा। व्हेन यू आर डिहाइड्रेटेड योर बॉडी सेंड्स आउट सिग्नल दैट यू नीड्स असिस्टेंट। उस आपकी बॉडी क्या करेगी, उस समय आपको संदेश भेजने का कार्य करेगी। मैनी पीपल मिस्टेक्स दो 60 SOS सिग्नल्स फॉर हंगर एंड टेक इन 100 ऑफ एक्स्ट्रा कैलोरीज। आप उस समय में क्या कर लेते हैं, एक्स्ट्रा कैलोरीज वो ले लेते हैं, जबकि उनको क्या करना है, वेट लॉस करना है। दे आल्सो डू नॉट सॉल्व द रियल प्रॉब्लम थर्स्ट। ये वास्तविक रूप से क्या नहीं कर पाते हैं, प्रॉब्लम्स को, प्यास की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व नहीं कर पाते हैं। ड्रिंकिंग वाटर कैन बी पावरफुल एपिटाइट सप्रेसेंट एंड अलाउज यू टू क्यू इनटू योर रियल हंगर योर बॉडी आल्सो नीड्स। मतलब आपको बॉडी का वेट लॉस करना है और उस स्थिति में अगर आपको थोड़ी सी भूख लगी, आप पानी पी लेते हैं, तो आपका जो कैलोरीज है वो आपकी वहाँ पर प्रॉपरली तरीके से, आपके जो फंक्शन है प्रॉपरली तरीके से काम करने लगेंगे। तो ऐसी स्थिति में आपका वेट लॉस होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। क्लियर। plenty of water plenty of water, proper digestion, so you can get the most from the foods you eat. You are less susceptible to food craving when your stomach is full and you are getting all the nutrients you need. Drink 2 glasses of water before every meal. You eat less, your body uses water of fat. चलिए अब देखते हैं क्वेश्चंस को, जो कि इस स्पेसिस के ऊपर क्वेश्चन जो पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस को देखते हैं। हेल्प्स फाइट वाटर री रिटेंशन, तो यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा बात करें, हेल्प वाटर हेल्प्स फाइट वाटर रिटेंशन, रिटेंशन के लिए जब लड़ते हैं तो कब, हैविंग अ बैलेंस डाइट, डाइट की तो बात ही नहीं की गई है। एक्सरसाइजिंग रेगुलरली, इसकी भी बात नहीं की गई है। रेगुलर मॉर्निंग वॉक की बात नहीं की गई है। लेकिन अगर एक बात की गई है तो वो की गई है ड्रिंकिंग एनफ वाटर। ड्रिंकिंग एनफ वाटर हेल्प्स फाइट वाटर रिटेंशन, तो ये बात की गई है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर बात आपकी सही हो जाएगी, मैं जो कि आपको पैसेज के अंदर दिखा भी सकता हूँ यहाँ पर। क्लियर। तो यहाँ पर जब रिटेंशन की बात की गई है तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। चलिए तो देखिए यहाँ पर लिखा है, बाकायदा लिखा हुआ है, ड्रिंकिंग एनफ वाटर हेल्प्स यू कॉम्बैट वाटर रिटेंशन। तो ड्रिंकिंग एनफ वाटर यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, जो कि कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आवर सिस्टम ऑपरेट सेटिस्फैक्टरली। सेटिस्फैक्टरली का मतलब यही हो गया कि आपका जो मैंने जो वर्ड बोला था प्रॉपरली, तो आप ऐसे समझ सकते हैं आपके जो फंक्शंस हैं बॉडी के वो प्रॉपरली काम कर रहे हैं। तो आप आवर सिस्टम ऑपरेट सेटिस्फैक्टरली यानी कि प्रॉपरली तरीके से। इफ़ एक्सेस फैट इज रिड्यूस्ड, फैट के बारे में बात ही नहीं की गई है पैसेज में। व्हेन यू एंजॉय द साउंड स्लीप, एंजॉय के बारे में बात नहीं की गई है। इरिटेशन के बारे में बात की गई है कि इस स्थिति में आपको पानी पीना चाहिए। ठीक। व्हेन वी आर प्रॉपरली हाइड्रेटेड, ये बात बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। अगर आप हाइड्रेशन की कंडीशन में होते हो, डिहाइड्रेशन की कंडीशन में ना होकर जब हाइड्रेटेड होते हो, तो इस स्थिति में आपके जो ये बॉडी के फंक्शंस हैं वो प्रॉपरली तरीके से काम करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन, द बेस्ट वे टू लॉस वेट इज, जो सबसे अच्छा तरीका होगा वेट को लॉस करने का वो क्या होगा, वेट को लॉस करने
लॉस करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होगा? ईट लेस स्टार्ची फूड। स्टार्ची फूड को यानी कि शुगर फूड को आप खाने से थोड़ा सी कमी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। टेक वेट रिड्यूसिंग पिल्स, नाजीना, एक्सरसाइज एथलीट ट्वाइस अ डे। इनमें से कोई भी बात यहाँ पर नहीं की गई है, लेकिन ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर इसकी बात तो पैसेज के अंदर स्पष्ट रूप से की गई है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्लेंटी ऑफ वाटर for proper digestion, so you can get the most from the food you eat. You are less susceptible to food craving when your stomach is full. तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से प्लेंटी ऑफ वाटर के बारे में, ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर के बारे में स्पष्ट कहा गया है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी आर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। When we are dehydrated, we think we। जब हम डिहाइड्रेटेड कंडीशन में होते हैं, यानी कि हमारे शरीर के अंदर, हमारे बॉडी के अंदर पानी की कमी होती है, तो ऐसी स्थिति में हमें किसकी आवश्यकता होती है? हम किसके बारे में सोचते हैं? अबाउट कोलैप्स, ढहाने के बारे में सोचते हैं। कोलैप्स के बारे में तो आप सोचेंगे नहीं। जब आप डिहाइड्रेटेड की कंडीशन में होंगे, आप स्लीपिंग मोड में होंगे या फिर आप इरिटेशन की मोड में होंगे, तो ऐसी स्थिति में आप सिर्फ क्या चाहते हो? नीड फूड की, हमें भोजन की आवश्यकता है, सिर्फ और सिर्फ यही सोचते हो आप। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए नेक्स्ट, ये भी पैसेज के अंदर स्पष्ट लिखा हुआ है। द वर्ड इरिटेटेड मोस्ट नियरली मीन्स। इरिटेटेड का मतलब क्या होता है? इरिटेट का मतलब होता है चिड़चिड़ा, चिड़चिड़ा एक तरीके से ये होता है। तो यहाँ पर अनईजी, आसान ना बनाना, ट्रबलडम परेशान, फ्रस्ट्रेटेड ये भी नहीं होता, लेकिन अनॉयड यहाँ पर चिड़चिड़ा के फॉर्म में आ जाता है। अनॉयड तंग आना किसी चीज़ से, इसमें सेंस में आपका सही होगा। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है द वर्ड विच इज अपोजिट टू द मीनिंग इज असिस्टेंस। असिस्टेंस का मतलब होता है एक तरीके से सहायक होना किसी चीज़ के अंदर, लेकिन अगर आप सहायक हो, सहायता के रूप में अगर आप प्रस्तुत कर रहे हो, तो उसका अपोजिट क्या होगा? प्रतिरोध लगाना। तो इसका क्या हो जाएगा? फ्रेग्रेंस, सुहावना ये तो नहीं होगा, सुगंधीला नहीं होगा, परसिस्टेंस नहीं होगा, संयम बनाए रखना, एग्जिस्टेंस अस्तित्व बनाए रखना, लेकिन रेजिस्टेंस आपका क्या हो जाएगा? प्रतिरोध हो जाएगा, जो कि बिल्कुल ही अलग मीनिंग हो जाएगा। क्लियर है? तो असिस्टेंस का रेजिस्टेंस आपका क्या हो जाएगा? अपोजिट होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। योर बॉडी यूज वाटर फॉर फैट। आपकी बॉडी क्या कर रही है? यूजेस वाटर ऑफ फैट। द वॉइस इन द अबव सेंटेंस हैज बीन करेक्टली चेंज्ड। अब किस में चेंज होगी? योर बॉडी यूजेस वाटर फॉर फैट, तो इसका वाटर वाज यूजेज आ रहा है, तो यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। वाटर वाज और वाटर कुड बी यहाँ पर देख लेते हैं। तो वाटर इज बीइंग, तो देखिए इज बीइंग होगा नहीं, वाटर इज यूज्ड। प्रेजेंट इंडेफिनिट को प्रेजेंट कंटिन्यूअस में पहुंचाएंगे, कुड का प्रयोग कर नहीं सकते आप, बाज का प्रयोग कर नहीं सकते, इज बीइंग लगा नहीं सकते, तो सिर्फ सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आपका चेंज होगा। तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। वाटर इज यूज्ड फॉर फैट बाय योर बॉडी। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बाय सेलेक्टिंग द करेक्ट मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस। तो आपको ऑप्शन चेक करना है। स्टीफन क्रेसन्स थ्योरी सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन डज नॉट कंसिस्ट ऑफ। देखिए यहाँ पर अगर आपकी बात की जाए तो यहाँ पर पेडागॉगी स्टार्ट हो चुकी है। तो स्टीफन क्रेसन्स की जो थ्योरी है वो सेकंड लैंग्वेज के बारे में, स्टीफन क्रेसन की का सिद्धांत द्वितीय भाषा अर्जन के विषय में डज नॉट कंसिस्ट ऑफ किससे नहीं बना हुआ है? तो नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस बना हुआ है, इनपुट हाइपोथेसिस बना हुआ है, तो एक्विजिशन लर्निंग हाइपोथेसिस से भी बना हुआ है, लेकिन लर्नेबिलिटी हाइपोथेसिस से नहीं बना है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, लर्नेबिलिटी हाइपोथेसिस। अगर यहाँ पर बात करें स्टीफन क्रेसन्स सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन थ्योरी आर देयर आर 5 हाइपोथेसिस, 5 प्रकार की हाइपोथेसिस स्टीफन क्रेसन्स थ्योरी के अंदर बताई गई हैं, जिसमें से एक्विजिशन लर्निंग थ्योरी यानी कि ALH, मॉनिटर हाइपोथेसिस MH, इनपुट हाइपोथेसिस IH और नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस NOH और अफेक्टिव फिल्टर हाइपोथेसिस यानी कि AFH ये बनाई गई हैं। तो 5 थ्योरी हैं, कौन सी हैं? ALH एक्विजिशन लर्निंग हाइपोथेसिस, मॉनिटर हाइपोथेसिस MH, इनपुट हाइपोथेसिस IH, NOH यानी कि नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस और AFH यानी कि अफेक्टिव फिल्टर हाइपोथेसिस। ये 5 प्रकार की
थ्योरी सेकंड लैंग्वेज के बारे में बताई गई है स्टीफन क्रेसन्स के द्वारा, जो कि सही हैं। तो इनमें से लर्नेबिलिटी हाइपोथेसिस नहीं है, जो कि ऑप्शन नंबर डी ही आपका सही होगा, क्योंकि आपसे पूछा है कौन सा अस्तित्व में नहीं है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है द यूज ऑफ डिक्शनरी डज नॉट हेल्प लर्नर्स टू। दो डिक्शनरी का जो प्रयोग है वो लर्नर्स के लिए किस रूप में सहायता नहीं करता है? तो फाइंड आउट हाउ टू से अ वर्ड, बी प्रोफिशिएंट इन ओरल कम्युनिकेशन। तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूज ऑफ डिक्शनरी डज नॉट हेल्प लर्नर्स। तो बी प्रोफिशिएंट इन ओरल कम्युनिकेशन के बारे में आप इतना ज़्यादा कुशल नहीं हो पाते हो, दक्ष नहीं हो पाते हो, तो इसके बारे में यहाँ पर बात की गई है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है, जो कि बिल्कुल ही अलग है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। कंस्ट्रक्टिविज्म इन लैंग्वेज लर्निंग फोकसेस ऑन। देखिए, भाषा के रूप में अगर आप रचनावाद की बात करते हैं, भाषा अर्जन के बारे में, भाषा सीखने में रचनावाद पर फोकस डालने का प्रयास करेंगे, तो इसका सही जवाब कौन सा होना चाहिए? द डोमिनेंट रोल ऑफ द टीचर इन द क्लासरूम। डोमिनेंट रोल टीचर का ही क्यों हो, स्टूडेंट्स का भी होना चाहिए। एंगेजिंग लर्नर्स इन एक्सप्लोरिंग न्यू नॉलेज। आप बच्चों को, जो लर्नर्स हैं, बच्चों को सीखने को अनुसंधान के रूप में ले सकते हो, नई लैंग्वेज को, नई नॉलेज को एक्सप्लोर करने पर ले सकते हो। तो एक्सप्लोर वर्ड जब भी आए तो आपका राइट आंसर पे ही जाता है, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव वर्ड है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप यहाँ पर बात करें, रूल की इमिटेशन कभी नहीं करते हो, मेमोराइज कभी नहीं करते हो, डोमिनेंट टीचर का ही क्यों होगा, बच्चों का भी होना चाहिए, अवसर सभी को मिलने चाहिए। तो यानी कि एक्सप्लोर करने का, अनुसंधान करने का, रिसर्च करने का मौका, न्यू जो नॉलेज है उसको लर्नर्स को भी मिलना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग इंग्लिश एट प्राइमरी लेवल एज। अगर हम प्राइमरी लेवल की बात करते हैं तो द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग इंग्लिश इज प्राइमरी लेवल एज। तो प्राइमरी लेवल पर जो बड़ा लक्ष्य होना चाहिए टीचिंग लेवल पर इंग्लिश का, वो क्या होना चाहिए? यूजिंग इंग्लिश इन डिफरेंट सिचुएशंस। क्या आप इंग्लिश को डिफरेंट सिचुएशंस में क्या कीजिए, यूज़ कीजिए। स्पीकिंग इंग्लिश इन ब्रिटिश असेंट। स्कोरिंग गुड मार्क्स, आप स्कोर की बात नहीं करते। नोइंग द ग्रामर इंग्लिश, ग्रामर की बात भी नहीं करेंगे। स्पीकिंग इंग्लिश इन ब्रिटिश असेंट, ब्रिटिश असेंट की बात नहीं करेंगे। यूजिंग इंग्लिश इन डिफरेंट सिचुएशंस ऑफ लाइफ, यानी कि आप जीवन से जोड़ने का काम करेंगे इंग्लिश को, आप भाषा के रूप में, लैंग्वेज के रूप में लेकर चलेंगे अगर इंग्लिश को, तो बहुत ही बड़ा आपको फायदा मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर इस सवाल का हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन लर्निंग अ लैंग्वेज स्टूडेंट टॉकिंग टाइम शुड बी इंक्रीज्ड बिकॉज। अगर हम भाषा को सीखने की बात करें तो स्टूडेंट टॉकिंग टाइम शुड बी इंक्रीज्ड बिकॉज स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बातचीत में समय बताते हैं, तो ऐसा इंक्रीज्ड हो जाता है। ऐसा क्यों? तो दे यूज द टारगेट लैंग्वेज फॉर वेरियस पर्पज, टीचर्स फील रिलैक्स्ड वाइल स्टूडेंट्स आर टॉकिंग। ऐसा तो नहीं है। दे इंजॉय स्पेंडिंग टाइम टॉकिंग विद देयर फ्रेंड्स, दे कैन लर्न द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन फ्रॉम देयर ईच अदर। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ए इज़ द राइट आंसर। दे यूज़ द टारगेट लैंग्वेज फॉर वेरियस पर्पज, यानी कि आप अपनी टारगेट लैंग्वेज को क्या करते हैं, वेरियस पर्पज के रूप में यहाँ पर आप सीखने का काम करते हैं, उद्देश्य के रूप में सीखने का काम करते हैं। नेक्स्ट है अ टीचर ऑफ क्लास फिफ्थ, पाँचवीं कक्षा का एक टीचर है, इज प्लानिंग टू टीच ग्रामर, ग्रामर को पढ़ाना चाहता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग माइट बी गुड स्ट्रेटेजी फॉर टीचिंग ग्रामर, ग्रामर को सिखाने के लिए कौन सी सही होगी? गिव प्रैक्टिस ऑफ ग्रामर इन कॉन्टेक्स्ट एज अ स्ट्रेटेजी, कॉन्टेक्स्ट वर्ड बहुत ही अच्छा माना जाता है। आस्किंग स्टूडेंट टू केयरफुली नोट डाउन द रूल्स फ्रॉम अ ब्लैक बोर्ड, नोट डाउन करने के लिए, आप इमिटेट करने के लिए नहीं बोल सकते, फिर वो सीखेंगे ही क्या? गिविंग क्लियर एक्सप्लेनेशन ऑफ द रूल्स विद द एग्जाम्पल, ये सबसे अच्छा लगा। अगर आप सिखा रहे हो रूल्स को तो एग्जाम्पल के साथ सिखाने का काम करेंगे, व्याख्या करने की कोशिश करेंगे, एक्सप्लेनेशन अगर उन्हें एग्जाम्पल के साथ मिलेगा तो वो बहुत अच्छे तरीके से सीख पाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर इस सवाल का हो जाएगा। क्लियर फ्रेंड्स? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू इन रिलेशन टू द यूज ऑफ चिल्ड्रन लिटरेचर। तो विच ऑफ द फॉलोइंग, कौन सा इनमें से सही नहीं है? इन रिलेशन टू यूज द चिल्ड्रन लिटरेचर, चिल्ड्रन की लिटरेचर के बारे में कौन सा सही नहीं है? इट मेक्स देम अंडरस्टैंड एंड रेस्पेक्ट डाइवर्स कल्चर, ना जीना। देयर रीडिंग प्रोफिशिएंसी डिट्योरेट्स एंड गेट्स वर्ड्स, तो ये बिल्कुल यहाँ पर देखने को
सही है क्योंकि आपसे ट्रू पूछा था, ये तो बात अच्छी है। हेल्प्स इन डेवलपिंग लर्नर्स इमेजिनेशन, ये भी सही है। ब्रॉडेंस ब्रोडन्स देयर मेंटल हॉरिजन, ये भी बात सही है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका गलत है, क्योंकि देयर रीडिंग प्रोफिशिएंसी डिटेरेट्स एंड गेट्स वर्स। प्रोफिशिएंसी आपको यहाँ डिटेरेट नहीं करती है, इंक्रीज करती है, तो ये बात गलत है, इसी वजह से सही है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट है, वाइल असेसिंग अ ग्रुप वर्क अ टीचर शुड नोट फोकस ऑन। अगर आप ग्रुप वर्क कर रहे हो तो उस समय फोकस टीचर को किस पर करना चाहिए? शोइंग कंसर्न फॉर अदर्स, नाजीना कोऑपरेटिव लर्निंग प्रोसेस, नाजीना असेस ईच चाइल्ड वर्क, असेस करे, असेसमेंट करे प्रत्येक बच्चे के वर्क को, इनिशिएटिव्स वर्क्स, नाजीना। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अ डायग्नोस्टिक टेस्ट इन इंग्लिश विल हेल्प द लैंग्वेज टीचर टू आइडेंटिफाई। देखिए, एक होता है डायग्नोस करना और एक होता है रेमेडियल। तो दो प्रकार की टीचिंग होती है शिक्षण विधियों में, दो प्रकार की टीचिंग होती है, डायग्नोस्टिक टेस्ट और डायग्नोज करना और रेमेडियल। जब पहले डायग्नोज का मतलब होता है किसी भी चीज़ को पहचानना, मतलब एक तरीके से किसी भी गलती की पहचान करना। कोई भी चीज़ कोई बच्चा सीख रहा है, मान लीजिए 3 2 जा 5 बोल रहा है, तो वो क्यों बोल रहा है, क्यों क्या गलती कर रहा है, इसको बोलेंगे डायग्नोज। अब उसे सही सिखाएंगे, ऐसा कर बेटा इस वजह से सही होगा, तो उसे आप रेमेडी देने का प्रयास कर रहे हैं, ये होती है रेमेडियल। ये होता है निदानात्मक शिक्षण और ये होता है उपचारात्मक शिक्षण। तो इसने बोला है अ डायग्नोस्टिक टेस्ट इन इंग्लिश विल हेल्प द लैंग्वेज टीचर टू आइडेंटिफाई। लैंग्वेज टीचर को आइडेंटिफाई करने के लिए किसकी क्या आइडेंटिफाई करता है, किसमें सहायता करता है? इंटेलिजेंट लर्नर इन हर क्लास, नाजीना। स्लो लर्नर्स इन हर क्लास, नाजीना। लर्निंग डिफ़िकल्टीज द लर्नर्स फेसेस इंग्लिश, ये बिल्कुल बात सही होगी। जो लर्नर्स हैं उनकी डिफ़िकल्टीज को पता लगाने का, लैंग्वेज के अंदर उनको जो डिफ़िकल्टीज आ रही हैं, जो गलतियों को वो कर रहे हैं, उनको डायग्नोज करने का काम कौन करेगा? यहाँ पर कौन करेगा? टीचर करेगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ डिफ़िकल्टीज निकालने का काम ही किसका होता है? यहाँ पर ये डायग्नोज के अंदर आता है। आप उसको सही करके दे रहे हो, ये आपका रेमेडियल होगी। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, वाइल टीचिंग इंग्लिश अ टीचर इज़ नॉट एबल टू ड्रॉ अटेंशन। इंग्लिश को पढ़ाते समय आप क्या कर रहे हैं? कोई भी टीचर है वो एबल नहीं कर पा रहा है ड्रॉ अटेंशन को, यानी कि उन पर ध्यान नहीं खींच पा रहा है ऑफ सम स्टूडेंट्स सिटिंग एट द बैक। जो पीछे बैठे हुए बच्चे हैं उन पर वो अटेंशन नहीं कर पा रहा है, तो सी शुड उसको क्या करना चाहिए? ऐसी स्थिति में उसे क्या करना चाहिए? तो ऑप्शन है आपके, इंगेज देम वाई आस्किंग क्वेश्चंस एंड एवेल्युएटिंग हर टीचिंग मेथड। आपको क्या करोगे? आप उनको इंगेज करने का काम करोगे और उनसे क्वेश्चन पूछने का काम करोगे, उनको एवेल्युएट आकलन करने का काम करोगे और अपने टीचिंग मेथड से। तो इंगेज करने का वर्ड जो है वो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव माना जाता है, तो अभी इसको रोक लेते हैं। नेक्स्ट है, स्टॉप एक्सप्लेनिंग द कॉन्सेप्ट एंड स्टार्टिंग डिक्टेटिंग। आप डिक्टेट करने का तानाशाही अब क्लास के अंदर नहीं लगा सकते। आप तानाशाह बन के आप तानाशाही नहीं लगा सकते, क्योंकि एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के अंदर स्पष्ट रूप से इस बात को बोला गया है, आप क्लास के अंदर डिक्टेटिंग नहीं करेंगे। आप क्या करोगे? डेमोक्रेटिक तरीके से उन्हें पढ़ाने का काम करोगे, प्रजातांत्रिक रूप में पढ़ाने का काम करोगे। तो बी ऑप्शन तो वैसे ही निपट गया। सी को देख लेते हैं। तो सी बोल रहा है स्कॉल्ड। आप डांटने का काम कभी नहीं कर सकते, रोट मेमोराइजेशन को कभी भी फॉलो नहीं करेंगे, आप इमिटेट करने का काम कभी नहीं करेंगे, स्कॉल्ड करने का काम करनी नहीं करोगे। और ऑप्शन डी में बोला है इग्नोर करोगे, आप इग्नोर कभी नहीं कर सकते। आप समस्याओं से भाग नहीं सकते, समस्याओं का निदान कर सकते हो, डायग्नोज करना पड़ेगा, उसके बाद रेमेडी देनी पड़ेगी। यानी कि जो मैंने शुरू में बोला था, इंगेज वर्ड बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव माना जाता है, इसी वजह से ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ इंगेज वर्ड के कारण ही। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही होगा। एंगेज देम बाय आस्किंग क्वेश्चंस। आप उनको प्रश्न पूछकर उन्हें शामिल कर सकते हो और उनके अपने टीचिंग मेथड के द्वारा उनको इवेल्युएट करने का भी काम कर सकते हो। क्लियर है? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन अ चाइल्ड लर्नर लर्न्स अ लैंग्वेज नेचुरली। अगर कोई बच्चा है वो नेचुरली लैंग्वेज को समझने का प्रयास करता है, नेचुरली सीख जाता है, विदाउट मच प्रैक्टिस, ज़्यादा उसको प्रैक्टिस की आवश्यकता नहीं होगी, तो इट इज़ कॉल्ड, इसको आप क्या कहेंगे? तो लैंग्वेज जनरलाइजेशन, सामान्य रूप से भाषा का सीख रहा है, नाजीना। अडेप्शन नहीं होगा वहाँ पर। लैंग्वेज लर्निंग नहीं होगी। और लैंग्वेज एक्विजिशन, इसको अर्जन
जाएगा, भाषा अर्जन कहा जाता है। जब कोई नेचुरली तरीके से लैंग्वेज को सीखता है, नेचुरली तरीके से लैंग्वेज को सीखता है, तो हम उसे लैंग्वेज एक्विजिशन कहते हैं। लैंग्वेज एक्विजिशन मतलब भाषा अर्जन कहते हैं। और लैंग्वेज लर्निंग का मतलब होता है जब कोई चीज़ सिखाई जाती है और हम उसे सीख जाते हैं तो उसे लैंग्वेज लर्निंग बोलते हैं। और नेचुरल फॉर्मेट में अगर कोई चीज़ सीखी जाती है तो उसे लैंग्वेज एक्विजिशन बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। लैंग्वेज एक्विजिशन इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन हर बार हर पेपर में हर बार पूछा जाता है, लैंग्वेज एक्विजिशन और लर्निंग से रिलेटेड। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है द कम्युनिकेट अप्रोच टू टीच इंग्लिश फोकसेस ऑन। जो कम्युनिकेटिव अप्रोच है इंग्लिश को पढ़ाने की, वो किस पर ध्यान देती है? तो स्ट्रक्चरल एक्यूरेसी ऑफ द सेंटेंस। देखिए स्ट्रक्चरल वर्ड बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव माना जा सकता है और एक्यूरेसी और आ गया उसके साथ, तो ये मान लीजिए आपका आंसर ही बनेगा। करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ वर्ड्स नाजीना, लिंग्विस्टिक competence plus ability to use the language appropriately नाजीना, द प्रैक्टिस ऑफ सेलेक्टेड एंड ग्रेडेड स्ट्रक्चर पैटर्न नाजीना। तो सिर्फ स्ट्रक्चर एक्यूरेसी ऑफ द सेंटेंस ये इसका सही होगा। कम्युनिकेटिव अप्रोच के लिए आप स्ट्रक्चरल जो एक्यूरेसी है वो आपकी सेंटेंस की होनी चाहिए। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन डेवलपिंग स्किल एट अ प्राइमरी लेवल। अगर प्राइमरी लेवल की बात की जाए तो अगर आप स्किल को डेवलप करने का काम कर रहे हैं तो आप कैसे करेंगे? एबिलिटी टू रीड फ्रेजेस करेक्टली। करेक्टली पढ़ने से कुछ नहीं होगा यहाँ पर। एबिलिटी रीड फ्रेजेस करेक्टली। एबिलिटी टू कॉम्प्रीहेंड द टेक्स्ट ऑलरेडी रीड। कॉम्प्रीहेंड वर्ड बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है। एबिलिटी टू कॉम्प्रीहेंड, आपके अंदर सीखने की समझने की क्षमता होनी चाहिए, टेक्स्ट को समझने की क्षमता होनी चाहिए। ओनली नोइंग नाजीना, एबिलिटी टू रीड वर्ड्स करेक्टली नाजीना। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है वाइल रीडिंग अ लर्नर नीड्स टू। वाइल रीडिंग अ लर्नर नीड्स टू, तो इसका सही क्या होगा? गैस द कॉन्टेक्चुअल मीनिंग ऑफ द न्यू वर्ड्स ऑफ द अंडरस्टैंड the next Najina, translate the written symbols into correspond sounds to grasp their meanings. Najina, perceive and decode letters in order to read the words। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो इसमें हो जाएगा, जो कि सी ऑप्शन होगा, जो कि सही जवाब है। नेक्स्ट है डिप्थोंग्स आर। डिप्थोंग्स क्या होते हैं? देखिए डिप्थोंग्स की बात करें तो डिप्थोंग्स होते हैं डबल वॉवेल साउंड जो होते हैं उनको डिप्थोंग्स कहा जाता है। डिप्थोंग्स किसको कहते हैं? डबल वॉवेल साउंड को डिप्थोंग्स कहते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। और नेक्स्ट है आपका पैसेज, एक और पैसेज, और इस पैसेज के आधार पर आपसे क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाएंगे। तो पैसेज को पढ़ लेते हैं, फिर इनके आंसर लगाते हैं। राजा राम मोहन रॉय is considered the pioneer of modern Indian Renaissance for the remarkable reforms he brought about in the 18th century India. Among his efforts, abolition of sati pratha, a practice in which the widow was compelled to sacrifice herself on the funeral prayer of her husband, was prominent. His efforts were also instrumental in eradicating the Purdaha system and the child marriage. In 1828, Raja Ram Mohan Rai was formed the Brahma Samaj, a group of people who had faith in idol worship and were against the restrictions. Raja Ram Mohan Roy's father was a wealthy Brahmin and strictly performed the duties set by the restrictions set by the religion. Raja Ram Mohan Rai himself was also devoted to Lord Vishnu, and his 14th year, in his 14th year, he wanted to become a monk. But his mother Tarini Devi objected to his desire. Raja Ram Mohan Rai viewed education as a medium to implement the social reforms. So in 1815, Ram Mohan came the Calcutta, and the very next year started an English college by putting in his own savings. He was
well aware that the students should learn the English language and scientific subjects, and that's why he has criticized the government's policy of opening only Sanskrit school. According to him, Indians would lag behind if they do not get to study modern subjects like mathematics, geography, and Latin. The government accepted this idea of Ram Mohan and also implemented it, but not before his death. Ram Mohan was also the first to give the importance to the development of mother tongue. His Gudiya Baikaran in Bengal is the best of his prose works. Rabindranath Tagore and Bankim Chandra also followed the footsteps of राम मोहन राय. अब इसके ऊपर क्वेश्चंस होंगे, उनको देख लेते हैं. अभी तो और भी है क्या भाई? हाँ जी. राम मोहन राय वॉज स्टॉन्च सपोर्टर ऑफ फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशंस एंड फॉट फॉर द राइट्स ऑफ vernacular praise. He also brought out a newspaper in the Persian called Miratul Akhbar, the Mirror of News, and Bengali weekly called Sambad Kaumudi, the Moon of Intelligence. In those days, items of news and articles had to approved by the government before being published. Ram Mohan protested against this control by the arguing that newspapers should be free and that the truth should not be suppressed simply because the government did not like it. चलिए, बहुत लंबा है लेकिन बात समझ गए होंगे आप. पहला प्रश्न है, राजा राम मोहन रॉय इज नोन फॉर हिज, किसके लिए जाने जाते थे? तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ना जीना, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स ना जीना, लिटरेरी रिफॉर्म्स ना जीना, सोशल रिफॉर्म्स सामाजिक सुधारों के लिए उनको जाना जाता था क्योंकि उन्होंने सती प्रथा का अंत किया था. सच्चाई के लिए मिरातुल अखबार निकाला था. संवाद कौमुदी वीकली तौर पर जो बंगाली भाषा में निकाला जाता था तो वो अखबार निकाला. तो सामाजिक तौर पर उन्होंने सुधार किए थे. तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा. नेक्स्ट है, When he was a teenager, जब वह छोटा था मतलब 14 साल का था, राजा राम मोहन रॉय एक्सप्रेस्ड हिज डिजायर टू बिकम अ, वो क्या बनना चाहते? जर्नलिस्ट ना जीना, टीचर ना जीना, बिजनेसमैन ना जीना, मॉन्क बनना चाहते थे, यानी कि वो एक भिक्षु बनना चाहते थे. तभी तो उनकी माता जी जो रतिनी देवी थी उन्होंने उनको रोक दिया था कि भाई अभी तुम ऐसा मत करो. ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा. अगर आपने पैसेज को ठीक से पढ़ लिया होगा तो आंसर आप दे पाएंगे. राजा राम मोहन राय बिलीव्ड, वो विश्वास करते थे दैट इंडियंस वुड लैग बिहाइंड इफ दे फॉरगॉट देयर कल्चर रूट्स, डिड नॉट लर्न ट्रेडिशनल स्किल्स, गेव अप स्टडी ऑफ संस्कृत, डिड नॉट स्टडी मॉडर्न सब्जेक्ट. वो क्या है? मॉडर्न सब्जेक्ट को नहीं पढ़ते हैं. तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा. नेक्स्ट है, राजा राम मोहन रॉय स्ट्रांगली सपोर्टेड, वो किसके सपोर्टेड थे? रिचुअल एंड ऑब्जर्वेंस, फिजिकल एजुकेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, इसी के थे. फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशंस, आप अभिव्यक्ति की आज़ादी और उसकी स्वतंत्रता के बारे में ही वो स्ट्रांगली सपोर्ट करते थे. द वर्ड एलिमिनेटिंग, एलिमिनेट का मतलब होता है निकाल फेंकना एक तरीके से, तो इसका मतलब होता है एक तरीके से इरेडिकेटिंग, समाप्त कर देना, किसी चीज़ को हटा देना, दूर कर देना. इसी को एलिमिनेट करना, इरेडिकेट करना एक ही बात होती है. क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं. नेक्स्ट है, द वर्ड विच इज़ अपोजिट टू द मीनिंग एनकरेज्ड. एनकरेज्ड माने मतलब होता है एक तरीके से प्रोत्साहित करना. क्रश्ड नहीं होता, मिसल्ड नहीं होता, सप्रेस्ड दबाना नहीं होता, डिसहर्टेंड होता है एक तरीके से हतोत्साहित करना. ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट है, विच पार्ट्स ऑफ स्पीच इज द अंडरलाइंड वर्ड इन द सेंटेंस गिवन बिलो. ही वॉज अ स्टॉन्च सपोर्टर ऑफ फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशंस. तो फ्री वर्ड यहाँ पर क्या होगा? देखिए, फ्री स्पीच, ये वर्ड लिखा है फ्री, फिर उसके बाद है स्पीच. क्लियर है? क्या है? स्पीच. स्पीच का मतलब बोलना है, बोलना. ठीक है, तो मैं यहाँ बोल सकता हूँ फ्री स्पीच इज गुड, ऐसा बोल सकता हूँ. तो यहाँ पर स्पीच हो गया नाउन, तो उससे पहले क्या आएगा? एडजेक्टिव. तो फ्री क्या हो गया? एडजेक्टिव. स्पीच को बता रहा है कि भाई स्पीच फ्री है, तो एडजेक्टिव हो गया, विशेषता बता रहा है. तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा. इस वीडियो का अंतिम प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है जो कि क्वेश्चन है. लगाइए राइट आंसर क्या होगा. राजा राम मोहन राय viewed education, the voice in the above sentence has been correctly changed. कैसे होगा चेंज? राजा राम मोहन रॉय व्यूड हो गया, तो ये कौन सा है? पास्ट इंडेफिनिट. तो इसको चेंज करने के लिए आपको क्या करना होगा? आप पास्ट कंटिन्यूअस में जाओगे. तो
पास्ट कंटिन्यूअस के लिए फॉर्म क्या होगी, वॉज की फॉर्म होगी। तो इज तो आ ही नहीं सकता, हैज बीन आ नहीं सकता, हैड बीन आ नहीं सकता, तो ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा। एजुकेशन वाज व्यूड, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो थोड़ा आपकी 35 मिनट की वीडियो हो गई। इस वीडियो के अंदर मैंने आपको इंग्लिश का जो क्वेश्चन पेपर है वो आपको कंप्लीट सॉल्व करा दिया है, जो कि किसका है, सीटेट सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट का आपका पेपर कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।